नमस्कार। आप सभी का सादर स्वागत। यह ऑडियो विजुअल टीचिंग मटेरियल 8 बीएड पाठ्यक्रम के सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के कोर्स 10 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के विद्यार्थियों के लिए उनके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अनवरत और निरंतरता को बनाए रखने के लिए और उनके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता प्रदान करने के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। मैं हरीश कुमार पांडे आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि शिक्षण तो इंटरैक्शन जब तक नहीं होता है तब तक शिक्षण की प्रक्रिया निर्बाध गति से न आगे चलती है न पूरी होती है। फिर भी एक प्रयास किया जा रहा है कि एक ऐसा कृत्रिम वातावरण का निर्माण किया जाए जिसमें आपकी अधिगम प्रक्रिया प्रभावी न हो, निरंतर रूप से चलती रहे, आगे बढ़ती रहे। और हम लोग इससे प्रयास करते हैं कि हम लोग जो वीडियो आप लोगों के टीचिंग मटेरियल लर्निंग एड्स के माध्यम से जो ये वीडियो भेज रहे हैं, यह आपके उस सीखने में एक सहायता प्रदान करेगी। आप पर्टिकुलर इसी से सीख लेंगे, ऐसी अगर ये अवधारणा मैं रखूं तो शायद ये मैं गलत हूं। वीडियो बनाते समय बहुत सी बातें, चूंकि सामने तो विद्यार्थी होता नहीं है तो कुछ बातें छूट जाती हैं, मैं इस बात को मानता हूं। कुछ हो सकता है कि त्रुटियां भी हो जाती होंगी, इस बात को भी मैं मानता हूं। तो उन त्रुटियों को, उन कमियों को, जैसे विद्यार्थी कक्षा में जूम पे जो क्लास चलती है तो आप वहाँ पे अगर इस गलतियों को पूछ लेंगे तो वहाँ पे फिर ये ध्यान में आ जाएगा, फिर मैं आपको वहाँ पे भी बताई जा सकती है। ऐसे तो प्रयास ये चलता है, लेकिन फिर भी कुछ मानवीय भूल होती है, उस पर अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। उस पर उसको मान लेने में कोई ऐसी कोई मैं अपनी कोई बुराई नहीं मानता। मनुष्य है, गलतियां हो संभव है। तो पिछली वीडियो में मैंने मानसिक असमर्थता टॉपिक को मैंने उठाया था, तो उसमें एक शब्द आ गया था ऑटिज्म, और हमारे भी सिलेबस में भी है। तो मैंने प्रयास किया है कि इस बार का जो मैं वीडियो जो बनाऊं वो ऑटिज्म पे है। तो सब मैं इसमें बहुत ज़्यादा बातें नहीं बताऊंगा, सिर्फ इसमें कि ऑटिज्म क्या है, मीनिंग ऑफ ऑटिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटिज्म। मतलब कि यदि किसी विद्यार्थी को कौन कौन से ऐसे लक्षण होंगे या कौन कौन सी ऐसी उनके अंदर एक्टिविटी या उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक विशेषता होगी के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ये बालक ऑटिज्म की श्रेणी में आएगा। देखिए, एक मैं इससे पहले मैं एक बात बताऊं कि ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, हम लोग एक चिकित्सक नहीं हैं। तो हम लोग जो भी जो ज्ञान सीख पाते हैं तो हम लोग एक लगभग एक क्या बोलते हैं, एक आउटलाइन ही हम लोग तैयार कर पाते हैं कि भाई इसको समथिंग ऐसा लक्षण दिख रहा है तो ऑटिज्म हो सकता है, या कोई और भी। इंक्लूसिव तो पूरा भरा ही पड़ा है, ये तो दिव्यांग लर्निंग डिसेबिलिटीज से ही है। इस प्रकार का ये इंक्लूसिव नाम ही बता रहा है। तो हम लोग इस बात का इधर जानेंगे कि ऑटिज्म क्या है। तो ऑटिज्म एक मानसिक या एक बीमारी है जो जन्म
के से पूर्व लगभग वहाँ से इसकी व्यवस्था, उसकी जो भी वो बीमारी या उसके लक्षण वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं और लगभग बच्चे को 2.5 वर्ष तक होते होते में ये लक्षण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगते हैं। तो ऑटिज्म एक मानसिक रोग है जिसके लक्षण जन्म से या बाल्यावस्था से ही नजर आने लगते हैं। जिन बच्चों में यह रोग होता है उनका विकास अन्य बच्चों की तुलना में असामान्य होता है। स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी अब नॉर्मल बच्चा होगा तो उसका सामान्य बच्चे की तुलना में उसका विकास तो थोड़ा बाधित होगा ही। इंक्लूसिव एजुकेशन का यहाँ पे सिर्फ इतना ही अर्थ हम लोग अभी तत्कालिक में लेकर चलें कि शिक्षा का काम है कि व्यक्ति के अंदर किसी एक प्रकार के कौशल को या एक हुनर को डेवलप कर देना। ऐसी बात नहीं कि इसकी पूरी जो बीमारी उसकी या कोई अगर डिजीज हो गया है तो उसको पूरा आप कंप्लीटली आप ठीक कर देंगे, ऐसी कोई किसी प्रकार ऐसी मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की बात है। तो हाँ, लेकिन हम उस पर इस प्रकार की एक सहायक जिस प्रकार से ये वीडियो आपके सीखने में एक सहायता कर सकती है। आप एक बार 2 बार इस वीडियो को देखते हैं तो आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। फिर आप जब इसको नोट्स जो जाती है आप उसको पढ़ेंगे और वीडियो देखेंगे, थोड़ा आप लोग एक्स्ट्रा किताबों को पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक प्रकार का कॉन्सेप्ट फार्मुलेट हो जाएगा और आप लोग इस बात को जान जाएंगे। ऑटिज्म यह चाइल्डहुड डिसऑर्डर के PDD वर्ग का सबसे गंभीर और अधिक पाया जाने वाला विकास है। इसकी पहचान करने और नाम देने का सम्मिलित श्रेय लियो कैनर 1943 और स्प्रेंगर 1944 को जाता है। तो यहाँ पे हम लोग 2 बात निकल के आई कि यह एक प्रकार की मानसिक बीमारी है जो गर्भावस्था में से लेकर जन्म के पहले या जन्म के 2.5 वर्ष तक इसके जो लक्षण होते हैं वो परिलक्षित होने लगते हैं। और सर्वप्रथम ऑटिज्म जो नाम दिया और इस पे जो काम किया वो लियो कैनर और स्प्रिंगर महोदय ने 1943 और 1944 में इन्होंने इस पर काम किया, जिन्होंने एक दूसरे को स्वतंत्र रूप से अपना प्रपत्र प्रस्तुत किया। इसके बाद में इसके एक रूप को स्प्रेंगर डिसऑर्डर का नाम दिया गया। स्प्रेंगर डिसऑर्डर का नाम दिया गया। स्प्रेंगर डिसऑर्डर का मतलब, चूंकि स्प्रेंगर महोदय ने इस पे काफी आगे काम किया तो इसलिए उन्हीं के नाम पे इसको तो स्प्रेंगर डिसऑर्डर का नाम हुआ। अब ऑटिज्म क्या है, तो इसको कैनर महोदय ने इसको 3 वर्गों में विभाजित करके बताया कि ऑटिज्म क्या है। तो जो सबसे पहला वो नाम दिए वो दिए सोशल आइसोलेशन और दूसरा है मस्टिन आर अनकम्युनिकेशनल स्पीच। मस्टिज्म आर अनकम्युनिकेटिव स्पीच और तीसरा है पैथोलॉजिकल नीड फॉर सेमनेस। तो इसका 3 वर्गीकरण केनर महोदय ने इसको किया और बाद में उसके लक्षण बताए कि इन लक्षणों को देखकर हम एक पहचान कर सकते हैं कि ऑटिज्म क्या है। तो उसमें पहला जो लक्षण है वह है बेतुकी बात या बेतुकी गलती बार बार करना। जैसे कि क्लास में कोई विद्यार्थी
कोई ऐसी अनैच्छिक क्रिया, मतलब जो क्रिया नहीं करनी चाहिए और उसको अगर वो बार बार कर रहा है, आप उसको टोक दिए, अगर फिर भी वो बार बार आप उसको बार बार कह रहे हैं कि भाई ध्यान केंद्रित कीजिए, ब्लैक बोर्ड पे देखिए या इधर उधर मत देखिए, या वो अगर बार बार कोई अपने कोई शरीर को या कोई वस्तु को बार बार कुछ ऐसी क्रिया जो वो सही नहीं है, तो अगर एक ही वो बार बार गलती को मना करने के बावजूद भी वो एक ही बार बार गलती को करता है, तो इसका पहला लक्षण वो कैनर महोदय कह रहे हैं कि बेतुकी गलती बार बार करना, मतलब जिसका कोई मतलब नहीं। बेतुकी का मतलब जिसका कोई मतलब नहीं। और दूसरा है सामाजिक शिष्टाचार का अभाव। सामाजिक शिष्टाचार का अभाव, जैसे कि सामाजिक शिष्टाचार का अभाव, अब इसको कुछ ऐसी क्रियाएं इसमें सम्मिलित हैं जो समाज स्वीकृत नहीं है, तो वो क्रियाओं को इसमें, जैसे कि भाई अपने से जनरल रूप में देखा जाए तो जैसे कोई अगर घर पे कोई अपने से बड़ा या कोई वयोवृद्ध व्यक्ति अगर आपके दरवाजे पे आ रहा है और लड़का खड़ा नहीं हो रहा है, अभिवादन नहीं कर रहा है, या कहने के बाद भी योग क्रिया को नहीं कर रहा है, तो मैंने उसके करने का मतलब, देखो यहाँ पे एक बात है कि या तो वो कर नहीं रहा है या उसको बाइकाट कर रहा है। तो क्यों नहीं होता है कि देख के समझ में आता है कि यार वो करना नहीं चाहता है, उसके अंदर एक प्रकार की वो लग जाता है कि भाई छोड़ दीजिए इसको, कुछ किसी न किसी प्रकार की दिक्कत असुविधा है, तो पता चल जाता है कि भैया ये मन से कर रहा है कि बिना मन से कर रहा है। और तीसरा है कि सीमित रुचियाँ, ऐसे जो आर्टिज्म से ग्रसित जो विद्यार्थी होते हैं, उनकी रुचियाँ जो होती हैं वो बहुत सीमित होती हैं। जैसे सामान्यतः बच्चों में जो रुचियाँ पाई जाती हैं, उनमें इन रुचियों का सर्वथा अभाव रहता है। अब जैसे कि बच्चों की रुचियाँ क्या क्या हो सकती हैं, आप इसको नोट, जैसे ऐसे तो नहीं कि भाई वो बच्चा, जरूरी नहीं है कि जो सारे बच्चे काम करते हैं वही सभी लोग करें, तो जैसे कि एक नहीं होता कि एक जनरल आइडिया बना लिया जाता है कि भाई बच्चों की सामान्यतः रुचियाँ क्या होती हैं, जैसे कि खेलना, खिलौने से खेलना, गाना गाना, नाचना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, अन्य जो भी बातें होंगी बच्चों की रुचि, खिलौनों को इकट्ठा करना, किताबें को, जैसे कि बड़े बच्चे होते हैं तो अच्छी किताब मिली तो वहाँ से करना, अपने खिलौनों को सजा कर रखना, ये जो भी इनकी रुचियाँ, जो बच्चों की जो भी रुचियाँ होती हैं, तो उन रुचियों से अगर उनकी रुचियाँ बहुत कम में है, जैसे कि वो इंडोर गेम या आउटडोर गेम, किसी प्रकार के गेम में रुचि नहीं ले रहा है, समाज में घर पे 2-4 लोग आ गए या मित्र मंडली में बहुत ज़्यादा घुलन मिलनसार न होकर एकांत में हमेशा, जैसे कि एकांत में किसी कोने में पड़े रहना, एकांत में जाके रहना, तो इस प्रकार की जो थोड़ा सा सीमित मतलब उनकी रुचियाँ बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, बस जैसे कि सामान्यतः उठा, नित्य दिन किया कि खाना खाए और सो गए, घूमे फिरे सो गए, मैंने उनकी ना कोई रूटीन है ना ही उनकी कोई रुचि है। बच्चों की तो रुचियाँ आप लोग एक लिस्ट बनाइए, तो ये पेपर बड़ा इंटरेस्टिंग तब होगा ना कि जैसे कि आप लोग, अब मैं रुचियों को अगर मैं लिस्ट सूचीबद्ध कर दूं तो फिर आपकी जो सृजनात्मक क्षमता है आप उस पर बहुत ज़्यादा, फिर आप इधर से ही सुन सारा काम कर लेंगे। आप एक बच्चों की रुचियों को लिखिए कि एक बच्चों की क्या क्या रुचि होती हैं या क्या क्या रुचि हो सकती हैं, तो उन रुचियों को नोट डाउन कर लीजिए। उन सूचियों में जैसे कि अगर उस प्रकार का कोई विद्यार्थी है तो देखिए कि कितनी क्रियाओं को वो नहीं करता है। तो कितनी क्रियाओं को वो नहीं करता, उसकी बहुत देखेंगे कि उसकी बहुत सीमित रुचि होगी। जैसे कि बच्चों की रुचि स्वाभाविक होती है घूमने जाने की, माता पिता तैयार होते हैं, बच्चे पीछे लग जाते हैं,
हम भी घूमने चलेंगे। तो या और वहाँ पे जाएंगे तो बच्चे वो चंचल होते हैं, तो वहाँ उनकी रुचियों को जरा देखिए। बच्चे अपने अपने किसी, अगर आप जैसे कि कोई ऐसे जहाँ पे बच्चों की प्रदर्शनी लगी होती है, शहरों में तो लगती है ना, तो उसमें बच्चों को ले जाइए और जरा बच्चों को ले जाकर देखिए, तो हर बच्चों की वहाँ पे पता चलेगा। जब उसके सामने वो सारे स्टिमुलस होंगे तो पता चलेगा कि बच्चों की रुचि किसमें है। दौड़ के जिन बच्चों की खेल में रुचि होगी वो, या साइकिलिंग में होगी, मोटरसाइकिल में होगी, कार में, उस प्रकार में खिलौने की दुकान है तो वहाँ पे बच्चे की नज़र जाके टिक जाएगी। कुछ बच्चों के खिलौनों पर नज़र होंगे, कुछ बच्चों के नज़र बंदूक होती है ना, पिस्तल, तो उस पर नज़र होती है। कुछ बच्चों की नज़र किताब पे होंगी, कुछ बच्चों की अच्छी कलम लेने पे होगी, कुछ बच्चों के मिट्टी के खिलौने, कुछ ऐसे। तो ये बच्चों की उन रुचियों से उनकी कल्पनाशीलता और उनकी क्या अवेयरनेस के बारे में भी हम लोग पता लगाते हैं। देखिए, जो इसमें ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यहाँ से आपको बहुत सहायता मिल सकती है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि रंगों, कपड़े जो होते हैं ना, तो कपड़ों के रंग के कलेक्शन से भी पता चलता है कि मेरा कैसा व्यक्तित्व है। और कपड़ों के आकार प्रकार जो होते हैं ना, उनसे भी उसके व्यक्तित्व का पता चलता है। जो उसके अगर कोई रंग होता है तो रंग से उसके व्यक्तित्व का पता चलता है, उसकी लिखावट होती है उससे उसे व्यक्तित्व का पता चलता है। और उसमें ये झलकता भी है। जब आप किसी ये जो मनोचिकित्सक होते हैं, कभी इनके पास, मैं तो इसके बारे में मेरी स्टडी नहीं है और थोड़ा सा मैं इस पेपर से बहुत अच्छे तरीके से मैं बिलोंग नहीं करता हूँ, और मैं तो लिटरेचर और फिलॉसफी का मैं विद्यार्थी हूँ, तो इसमें थोड़ा सा वो नहीं है। लेकिन जो भी मैंने एक्स्ट्रा जो भी मैंने पढ़ा, तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो, कभी आपको मौका मिले तो अच्छा साइकोलॉजिस्ट के पास न जाके कभी एक सेम मिलता जुलता एक थीम है, कभी होम्योपैथिक अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, छोटे मोटे नहीं 10-20 रुपए वाले, जो अच्छे डॉक्टर होते हैं उनके पास जाइए। वो जब आपकी कोई भी ट्रीटमेंट, इलाज करने से पहले आपके आधे घंटे, 45 मिनट, 1-1 घंटे आपसे प्रश्न पूछते हैं। मुझे थोड़ा सा अनुभव है, वो आपसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि जो बेतुका, मैंने शब्द बोला नू, तो कोई प्रश्न तो बड़े बेतुके से लगे मुझे। लेकिन जो बाद में भाई बार बार आना जाना जब हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि भाई, तो बोले कि देखिए हम लोग केस स्टडी करते हैं और 3 पीढ़ियों तक का हम लोग उसका पूरा रिकॉर्ड लेते हैं, 3-4 पीढ़ियों तक के ऊपर, और पूरा उसका जितनी इन्फॉर्मेशन, इससे उनको एक आइडिया लग जाता है कि ये बीमारी कितनी पुरानी है, कितनी क्या दिक्कत है, जेनेटिक वगैरह। जैसे कभी ये खांस रहा हूँ, ये मेरी जेनेटिक प्रॉब्लम है। अभी तो कोरोना का लक्षण है, कोई देखेगा तो बोलेगा खांस रहे हैं, ये हमारी जेनेटिक है, हमारे परिवार में भी है। हम लोग भी ये बोलते समय गला में वो हो जाता, तो ये भी खैर आगे आएगा, तो फिर इसको भी देखा जाएगा कि ये किस लक्षण में आ रहा है। ये इंक्लूसिव के तो लक्षण में तो नहीं ही आएगा। खैर, तो इस प्रकार की ये बातें हो गई कि सीमित रुचियाँ, ऐसे विद्यार्थियों की रुचियाँ जो होती हैं वो काफ़ी सीमित होती हैं, वो घुलन मिलनसार नहीं होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सोशल होना अच्छा नहीं लगता है, रुचियों का तो कोई ठिकाना नहीं। अब व्यक्ति का अगर केवल एक पर्टिकुलर ले जाए और केवल लिया जाए जैसे कि खाने की, पहनने की, तो इसी रुचियों में ही आप लिस्ट बने तो कितनी ज़्यादा बन जाएगी। अगर खाना खा रहे हैं तो केवल एक ही खाना खा रहे हैं, चावल दाल की रुचि है, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं ये भी एक डिसऑर्डर ही है। रुचियाँ होनी चाहिए, इसका मतलब कि उनमें वो ग्रंथियों का विकास नहीं हुआ जो आपको रामजी सर पढ़ाए होंगे। उनमें होता है कि जितनी ग्रंथियों का विकास अच्छा होता है और उतने उसमें टेस्ट, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको इसलिए खिला के उनको टेस्ट की जो ग्रंथि होती है उसका विकास कराया जाता है, जिससे कि उनको अलग अलग चीज़ों का
टेस्ट वगैरह वगैरह पता चले। और अगला है ज्वाइंट अटेंशन का अभाव। ज्वाइंट अटेंशन का अभाव ये सामान्यतः जो बच्चे ऑटिज्म से पीड़ित होते हैं उनमें ये पाया जाता है कि वो अपना अटेंशन, जो ध्यान होता है ना, जैसे कि टीचर पढ़ा रहा है, बार बार बोल रहा है ब्लैक बोर्ड पे देखिए, अपनी किताबों को देखिए या उसको देख के पढ़िए, ध्यान लगाइए, तो वहाँ पे वो अपने को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे जो लक्षण होते हैं, ये लक्षण केनर महोदय ने इसको बताया कि अगर ये लक्षण हैं तो हम इन आधारों पर कह सकते हैं कि ये ऑटिज्म के लक्षण हैं। अगला है इसमें शुरुआती उम्र, किस उम्र से इसकी शुरुआत हो जाती है, या हम इसको पता लगा सकते हैं कि अमुक विद्यार्थी में इसके कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो 2.5 वर्ष की उम्र से, चूंकि छोटे 1 साल तक तो भाई पता नहीं चल पाता है, समझने में टाइम लग जाता है, और 2.5 वर्ष की उम्र के बाद ये लक्षण बहुत स्पष्ट हो जाते हैं और उसके बाद ये परिलक्षित होने लगते हैं कि यह विद्यार्थी ऑटिज्म से ये पीड़ित है। विस्तार प्रारंभ में प्रति 10,000 बच्चों में, इसको माना गया कि प्रारंभ में 10,000 बच्चों में से 4 से 6 बच्चों में यह लक्षण पाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे जागरूकता बढ़ी, लोगों के प्रति शिक्षा बढ़ी, अब ऑटिज्म हम भी तो पढ़े तो थे लेकिन बहुत गहराई से नहीं जानते थे। अभी भी बहुत गहराई में मैं नहीं हूँ, जो थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा कर पाया हूँ उसके आधार पर मैं शुरुआती बातें बता रहा हूँ कि जो इस प्रकार के जो विद्यार्थी होते हैं, अब चूंकि शिक्षा बढ़ी है तो शिक्षा के बढ़ने से लोग टीवी में, टेलीविजन में, डॉक्टर्स और पत्र पत्रिकाओं में इस प्रकार की बातें आती हैं। आप लोग कोई भी पत्रिका, न्यूज़पेपर अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो आप लोग इसका कटिंग इकट्ठा कीजिए। ऑटिज्म पे, डिस्लेक्सिया पे बहुत ज़्यादा, ऑटिज्म पे तो बहुत, दैनिक जागरण में हफ्ते में अगर आप लोग देखें तो 15 दिन 20 दिन में, अगर आप साप्ताहिक एक में आता है, आप लोग उसमें पाएंगे कई वो मानसिक अवसादों के बारे में वो देते हैं। तो वहाँ से भी जो लक्षण जो होते हैं तो इस प्रकार के, वो हमेशा एक भ्रम की अवस्था में रहते हैं, दिग्भ्रमित नहीं वो होते हैं कि भाई क्या करें क्या ना करें। तो ऐसे बच्चे वहाँ पे भी, और अच्छा देखेंगे तो कभी कभी बहुत सी लर्निंग जो डिसेबिलिटी है और इस ऑटिज्म जो है, तो कईयों के तो लक्षण एक से वो टैली करते हैं। तो जैसे कि अगर कोई किसी प्रकार के वो लक्षण हैं तो इन लक्षणों पे तो ये तो आइडेंटिफाई हो गया कि ये जनरल बच्चा नहीं है, ये कहीं ना कहीं स्पेसिफिक बच्चा है, ये स्पेशल चिल्ड्रन है। और ये स्पेशल चिल्ड्रन जब है तो स्पेशल नीड भी रखेगा, तो स्पेशल नीड रखेगा तो हम उसको यहाँ पे एज ए टीचर हम लोग 2-3 भूमिकाएं हमारी प्रमुख हैं, जिसमें कि पहला है कि हम अपने विद्यालय परिवार को सूचित कर दें, जो भी प्रिंसिपल होंगे, और वहाँ पे एक रिपोर्ट दे देंगे, उसका पोर्टफोलियो जो बनेगा तो उसमें वहाँ पे उस प्रकार के उसके माँ बाप को, पेरेंट्स को हम लोग उसको इन्फॉर्म कर देंगे कि इस प्रकार की दिक्कत है। और ऐसे दिक्कत, चूँकि जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो वहाँ पे सब कटिंग्स रखते हैं, इसलिए टीचर ये सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं, तो ये पता भी चलता है कि भाई ये लक्षण है, आप ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बच्चा आपका नॉर्मल है, आप इसको अमुक डॉक्टर से या इस क्षेत्र के डॉक्टर से आप उसको मिलिए और आप इनको दिखाइए। तो डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर वहाँ पे इसको अच्छी तरीके से जो भी उनका जो डायग्नोस होता है वो अपना वो जांच उच करेंगे और उस आधार पे वो तय करते हैं कि विद्यार्थी ऑटिज्म से या अन्य कोई भी डिजीज हो तो उससे पीड़ित है या नहीं है। अच्छा, लड़कों में ये बीमारी ज़्यादा होता है लड़कियों की तुलना में। लड़कियों की तुलना में यह बीमारी लड़कों में ज़्यादा पाया जाता है। ऐसा मनोवैज्ञानिकों का और जो भी मेडिकल साइंस की जो रिपोर्ट आई तो वहाँ पे उसकी जो प्रतिशतता नहीं निकाली जाती है के आधार पर ये माना जा रहा है कि लड़कों में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है लड़कियों की अपेक्षा। कई चीज़ें होती हैं जो हो सकता है कि नैसर्गिक हो, जैसे कि अगर भाषा का विकास देखा जाए
तो बालकों की तुलना में बालिकाओं की भाषा विकास ज़्यादा पहले होता है और अच्छा होता है। ये तो आप लोग पढ़े होंगे। अगला है कि सभी वर्ग के बालकों में इस प्रकार के, ऐसा नहीं है कि ये अच्छे या कमजोर या सोशल आर्थिक सामाजिक स्थिति, ये सभी प्रकार के बच्चों में ये बीमारियां ये पाई जाती हैं। ऑटिज्म पे पर्टिकुलर तो मुझे नहीं आ रहा है कि डिस्लेक्सिया पे तो बहुत सी मूवी भी बनी है, ऑटिज्म पे भी मूवी बनी होगी। अगर आप लोग वहाँ पे जैसे कि कई मूवी अगर आप लोग जो उसको देखे होंगे तो आपको पता चलता है कि इन विद्यार्थियों के विशेष एक्टिविटी होते हैं और विशेष जिनकी एक्टिविटी होती है तो उनके लिए भाई विशेष व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ती है और इस प्रकार से ये बातें होती हैं। अगर आईक्यू लेवल को देखा जाए कि भाई ऑटिज्म से जो पीड़ित बच्चे होते हैं इनकी आईक्यू कितनी होती है, तो आईक्यू के पे मत पे लगभग सभी अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत हुआ। जैसे कि जिन विद्यार्थियों में कैनर महोदय का मानना था कि ऑटिज्म से जो बच्चे जिनके में वो लक्षण होते हैं उनकी आईक्यू लेवल औसत होती है। औसत मतलब सामान्य से थोड़ा नीचे होती है, और परंतु बाद के ऐसा उन्होंने कहा था, लेकिन बाद के जो अध्ययन हुए उसमें इस बात को नकार दिया गया कि इनकी आयु औसत होती है। इनकी आईक्यू लगभग 70 से नीचे होती है, 70 के आसपास इनकी आईक्यू होती है। तो कभी कभी जो बच्चे ऑटिज्म से होते हैं इनकी कभी कभी ये देखा भी गया कि उनकी आईक्यू लगभग 76 भी पाया गया है, और इनकी आईक्यू कभी कभी 70 से भी बहुत नीचे पाया गया है। तो आईक्यू लेवल पे इन्होंने जो वर्गीकरण किया उसके आधार पर इन्होंने कुछ भविष्य कथन किए कि यदि 5 वर्ष की आयु तक कम्युनिकेशन स्पीच विकसित न हुई और आईक्यू 60 से नीचे हो और प्रोग्नोसिस बहुत खराब हो, ऐसे खराब हो बच्चों जो इससे पीड़ित होते हैं उनकी बहुत खराब होती है। वो कम्युनिकेशन स्पीच मतलब जो सामान्य वो बातचीत करने की जो कला है या जो बात करने के जो तौर तरीके होते हैं उसमें भी ये विद्यार्थी नहीं कर पाते हैं, बहुत अच्छा नहीं सीख पाते हैं। तो इस प्रकार से ये इसमें वो पिच के आधार पर भी हम लोग कर सकते हैं। ऐसे हम लोग बहुत से बच्चों को हम लोग देखते हैं कि मैंने पिछली बार एक बात बताई थी, चूंकि थोड़ा सा कुछ नई बातें आती हैं तो मैं भी थोड़ा दुविधा में हो जाता हूँ कि बहुत से ऐसे बच्चों को भी मैंने देखा है कि बहुत अच्छी उनकी कम्युनिकेशनल स्पीच नहीं होती है, वो बहुत जल्दी किसी से घुल मिल नहीं पाते हैं और बहुत अच्छा जैसे कि बहुत सोशल नहीं होते हैं, और लेकिन बहुत आगे चल बहुत पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट होते हैं, आगे चल के बहुत अच्छे अच्छे पदों पे ऐसे लोग को मैंने देखा गवर्नमेंट जॉब लोग पा जाते हैं। तो इसको जितनी बातें किताबें कहती हैं इन लक्षणों के आधार पर बस नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ इनकी आईक्यू बहुत कमजोर होती है। साधारण जो बातचीत या साधारण जो व्यवहार या क्रियाकलाप होता है अगर उसको ऑब्जर्वेशन किया जाए तो सामान्य बालकों की तुलना में उनमें ज़्यादा अंतर आता है। नहीं देख के कोई काम को लगता है कि जैसे कि मैं मान लो कि अब जैसे कि 4-5 यहाँ पे किताबें रखी गई हैं और मैं मोबाइल से मैं काम कर रहा हूँ, मेरा मोबाइल बार बार गिर जा रहा है, तो इतना तो जनरल आइडिया होना चाहिए कि हम पीछे 2-3 किताब लगा दें और आगे से भी एक किताब या कुछ भी रख दें जिससे कि हमारा हिले ना गिरे ना। अगर इतना सब कुछ सामने वो चीज़ें हैं कि उसको किया जा सकता है, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो अगर उसको बार बार ऑब्जर्व किया जाए तो हम एक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का एक
सॉल्यूशन निकालना चाहिए। लक्षण, कैनर महोदय ने 1943 में बताए गए तीन केंद्रीय लक्षण आज भी अध्ययनों में सही पाए जाते हैं, यद्यपि और अन्य बातें भी इसमें जुड़ गई हैं। कुछ बाद में जैसे जैसे रिसर्च होते रहे, तो मैंने बताया था, मैंने पिछली बार भी बात किया था कि जरूरी नहीं कि जो किताबों में या जो बातें दर्शाई गई हैं यही लक्षण बार बार आएंगे। आपको समझने के लिए एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। कोरोना से मेरा कोई मतलब नहीं है इस पेपर का, लेकिन जैसे कि लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई इसकी दवा इसलिए नहीं बन पा रही है कि यह अपना बार बार उसका बदल रहा है, जो उसका लक्षण जो होता है वो बार बार बदल जा रहा है, किसको प्रभावित कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से। तो ठीक इसी तरीके से जब एक तो जनरल आइडिया ये हो गया कि भाई अगर ये लक्षण हो गए, इस प्रकार की बातें हो गई, तो विद्यार्थी ऑटिज्म से पीड़ित है। लेकिन अगर हम इस पर पर्टिकुलर कार्य करें तो आपको कुछ नए नए अनुभव होंगे, कुछ नए नए, और वो अनुभव, यही अनुभव धीरे धीरे बाद में जुड़ते जाते हैं कि भाई अगर ऑटिज्म का सही पता चल गया कि इसको ऑटिज्म था तो कौन कौन से लक्षण दिखे, तो वो सारे लक्षण, ये एक प्रकार से बातें तो बहुत पुरानी हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो लिपिबद्ध रूप से ये थोड़ा सा हिंदी में इसकी उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों के जो है इससे बहुत कम है इस पे। तो मैंने जो थोड़ा सा मैंने प्रयास किया, जो मुझे मिला कि अगला सामाजिक अलगाव, जो मैंने बोला था सोशल आइसोलेशन, कैनर ने इसे आर्टिस्टिक एलोननेस नाम दिया है, क्योंकि ये दूसरे व्यक्तियों से जुड़ पाने में असमर्थ होते हैं। जैसे कि सामान्यतः विद्यार्थी जब बालक है, जो मान लो कि अगर एक लक्षण देख रहे हैं कि भाई विद्यालय में आया, तो विद्यालय में सब लोगों से घुलन मिलनसार न होकर अलग थलग पड़े रहना लंबे समय तक, जैसे कि एक दो बार में ऐसी बातें नहीं, लंबे समय तक उसको नहीं मेरा कोई रुचि नहीं, कोई मतलब नहीं। तो इस प्रकार के अगर लक्षण आपको अगर देखने को मिल रहे हैं कि विद्यार्थी हर समय अलग थलग या एकांत में, या उसको कोई मतलब नहीं अन्य लोगों से, उनकी गतिविधियों से, तो अगर इस प्रकार के लक्षण है तो वो सामान्य लक्षण नहीं कहे जाएंगे। तो उस सामान्य लक्षण जब नहीं है के आधार पर हम इसका एक वर्गीकरण कर लेते हैं।